राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रकार एवं मजदूरी की न्यूनतम दरों का नियत किया जाने के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्राधिकारीकरण, अथॉरिटीज़ अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत कौन कौन से प्राधिकारीकरण हैं के संबंध में आज हम पढ़ेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 6 में नियुक्त समितियां एवं उप समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने एवं मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण में सामान्यतः समुचित सरकार को अनेक प्राधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो प्राधिकारीगण नियुक्त किए गए हैं उनकी आवश्यकता मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण करने एवं पुनः निर्धारण करने में समुचित सरकार को सलाह प्रदान करना होता है। तो जो प्राधिकारीगण नियुक्त किए गए हैं उनका कार्य क्या होता है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण करने और पुनः निर्धारण करने में सामान्यतः समुचित सरकार को सलाह प्रदान करना होता है। समुचित सरकार निम्नलिखित प्राधिकारीगण की नियुक्ति कर सकती है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समुचित सरकार निम्न प्राधिकारिणी की नियुक्ति कर सकती है। नंबर 1 सलाहकारी परिषद एडवाइजरी बोर्ड, नंबर 2 केंद्रीय सलाहकार परिषद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, नंबर 3 निरीक्षक इंस्पेक्टर। प्रथम हम सलाहकारी परिषद एडवाइजरी बोर्ड। अधिनियम की धारा 7 में समुचित सरकार पर दायित्व आरोपित किया गया है कि वह निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सलाहकारी परिषद की नियुक्ति करेगी। तो धारा 7 में समुचित सरकार को पावर दी गई है कि वह निम्न उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार परिषद की स्थापना करेगी। तो प्रथम उद्देश्य है धारा 5 के अंतर्गत नियुक्त की गई समितियों एवं उप समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। तो प्रथम उद्देश्य क्या होगा? धारा 5 के अंतर्गत नियुक्त की गई समितियों एवं उप समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। दूसरा जो उद्देश्य है समुचित सरकार को मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने और पुनः निर्धारित करने के संबंध में परामर्श प्रदान करना। तो सलाहकारी बोर्ड का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है समुचित सरकार की, इसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य है समुचित सरकार को मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने में और पुनः निर्धारित करने में परामर्श प्रदान करना होता है। अधिनियम में सलाहकारी परिषद द्वारा अपनाए जाने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सलाहकारी परिषद क्या प्रक्रिया अपनाएगी, इस संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। सलाहकारी परिषद स्वयं अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। सलाहकारी परिषद को अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है और सदस्यों की एक उप समिति की नियुक्ति कर सूचनाएं संग्रहित की जा सकती है। परामर्श परिषद अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपने कार्य के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में भी समुचित सरकार को परामर्श दे सकती है। तो सलाहकारी परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है वह समुचित सरकार को मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने और पुनः निर्धारित करने के संबंध में परामर्श प्रदान करना है। दूसरा केंद्रीय सलाहकार परिषद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो ये दूसरा प्राधिकारी है। अधिनियम की धारा 8 द्वारा केंद्र सरकार पर यह दायित्व आरोपित किया गया है। तो अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत केंद्र सरकार पर यह दायित्व आरोपित किया गया है कि वह निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी। तो अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत केंद्र सलाहकार परिषद गठन करने का कार्य
केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सलाहकार परिषद की स्थापना करेगी। तो प्रथम उद्देश्य है मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण एवं संशोधन संबंधित विषयों में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करना। तो जो प्रथम जो उद्देश्य है मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारण करने और दरों में संशोधन करने के विषय में वह केंद्रीय तथा राज्य सरकार दोनों को परामर्श प्रदान करेगी। दूसरा जो उद्देश्य है अधिनियम से संबंधित अन्य विषयों पर राज्य एवं केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करना और अधिनियम के जो अन्य उपबंध है उन विषयों पर भी राज्य एवं केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करना है। तो जो सलाहकारी परिषद थी वो तो न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण और पुनर्निर्धारण के संबंध में परामर्श देती थी ओनली राज्य सरकार को, और केंद्र सरकारी परिषद न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण करने के संबंध में तथा दरों में संशोधन करने के संबंध में किसको सलाह देगी? केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को परामर्श दे सकते हैं। इसके अलावा वह अधिनियम से संबंधित अन्य विषयों पर भी राज्य सरकार व केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान कर सकते हैं। तीसरा जो उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त सलाहकार परिषद के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जो तीसरा जो कार्य केंद्र सरकारी परिषद का उद्देश्य जो है वह है राज्य सरकारों द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त सलाहकार परिषद के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 2 के अनुसार केंद्र सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय सलाहकार परिषद का जो गठन किया जाएगा वह निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। प्रथम, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित नियोजन में नियोजकों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे व्यक्तियों की संख्या परस्पर समान होगी। दूसरा, परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक संख्या में स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। तो परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक संख्या में स्वतंत्र व्यक्ति होंगे और केंद्र सलाहकार परिषद का अध्यक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। समितियों एवं उप समितियों का गठन। धारा 9 में उन समितियों एवं उप समितियों के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है जो धारा 5 एवं धारा 7 के अधीन नियुक्त की जाती है। ये सभी समितियां तथा उप समितियां एवं सलाहकारी बोर्ड निम्न प्रकार से इनका गठन किया जाता है। इनमें नियोजक एवं कर्मचारियों के समान संख्या में प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे। समितियों के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र होंगे। 1/3 से अधिक मतलब 1/3 से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति होंगे और स्वतंत्र व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सभापति नियुक्त किया जाएगा। जो 1/3 जो स्वतंत्र व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे उन्हीं व्यक्तियों में से एक सभापति नियुक्त किया जाएगा। अब आती है स्वतंत्र व्यक्ति से क्या अभिप्राय है। जो स्वतंत्र व्यक्ति जो नियुक्त किया जाएगा समितियों और उप समितियों में, और वो स्वतंत्र व्यक्ति से क्या अभिप्राय है। स्वतंत्र व्यक्ति से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से जो नियोजकों और कर्मचारियों से बिल्कुल भिन्न हो। तो स्वतंत्र व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, जो नियोजकों और कर्मचारियों से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए, परंतु एक सरकारी कर्मचारी को भी एक स्वतंत्र व्यक्ति माना जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको भी स्वतंत्र व्यक्ति माना जाएगा और उसकी नियुक्ति विधिमान्य होगी। इस संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारायण बेलूर बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वाद तथा दिग्विजय सीमेंट जी साल्ट बनाम गुजरात राज्य AIR 1971 का वाद महत्वपूर्ण है। उक्त वाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र व्यक्ति की अवधारणा को और स्पष्ट करते हुए ये अभिनिर्धारित किया कि स्वतंत्र व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो न तो नियोजक हो और न नियोजित हो। तो स्वतंत्र व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, जो न तो नियोजक हो और न नियोजित हो। निरीक्षक इंस्पेक्टर। अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 में समुचित सरकार को अधिकृत करती है कि वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। तो धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन समुचित सरकार को ये पावर दी गई है कि वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरीक्षक नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और समुचित सरकार उनकी स्थानीय सीमाओं को भी निश्चित कर सकती है जिसके भीतर निरीक्षक वर्ग अपने कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। तो समुचित सरकार को यह भी पावर दी गई कि वह उनकी स्थानीय सीमाओं को भी निश्चित कर सकती है जिसके भीतर निरीक्षक अपने कार्यों का
निष्पादन करेंगे। निरीक्षकों की शक्तियाँ। अब निरीक्षक को क्या क्या शक्तियाँ दी गई है, तो निरीक्षक की शक्तियाँ धारा 19 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदान की गई है। निरीक्षक अपनी शक्तियों का प्रयोग इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए करेगा। तो निरीक्षक को जो शक्तियाँ दी गई है धारा 19 की उपधारा 2 के अंतर्गत, वह इन शक्तियों का प्रयोग इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए करेगा। तो निरीक्षक की जो शक्तियाँ हैं, नंबर प्रथम है, निरीक्षक किसी भी युक्ति संगत समय में किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेंगे कि कर्मचारियों को किसी नियोजन के संबंध में काम पर लगाया गया। तो निरीक्षक किसी भी युक्ति के समय में किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेंगे कि कर्मचारियों को किस नियोजन के संबंध में काम पर लगाया गया है। निरीक्षक अपने साथ ऐसे सहायकों को भी परिसर में प्रवेश करा सकता है जो या तो सरकार की सेवा में नियुक्त है या किसी अन्य स्थायी प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरी जो शक्ति है, निरीक्षक किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है जिन्हें वह नियोजन का एक कर्मचारी समझता है अथवा जिसे कोई कार्य सुपुर्द किया गया है। तो निरीक्षक को ये पावर दी गई कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की भी परीक्षा कर सकता है जिन्हें वह नियोजन का एक कर्मचारी समझता है अथवा जिसे कोई कार्य सुपुर्द किया गया हो। तीसरी जो शक्ति है, निरीक्षक किसी व्यक्ति से नियोजक के विवरण संबंधित सूचनाएं देने के लिए अपेक्षा कर सकता है। चौथी जो पावर दी गई है वह ऐसी पंजिका, मजदूरी के अभिलेख या नोटिस या उसके किसी भाग को जिन्हें वह आवश्यक समझता है अभिग्रहित कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है। तो निरीक्षक को ये महत्वपूर्ण पावर दी गई है कि वह ऐसी पंजिका, मजदूरी के अभिलेख या नोटिस या उसके किसी भाग को जिन्हें वह आवश्यक समझे वह उन्हें सीज कर सकता है या उनकी वह प्रतियां भी ले सकता है। अन्य वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा इस अधिनियम द्वारा विहित की गई हो। अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा। तो निरीक्षक जो है उसको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत एक लोक सेवक माना जाएगा। सरपंच ग्राम पंचायत बनाम रामगिरी AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि यदि राजस्व पदाधिकारी की नियुक्ति निरीक्षक के रूप में की जाती है तो वह आयुक्त और जिलाधीश के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे और उन्हें अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन उन्हें अधीक्षण और नियंत्रण करने के संबंध में विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो प्राधिकारीगण नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सलाहकारी परिषद, केंद्रीय सलाहकारी परिषद तथा निरीक्षक, इनका जो कार्य है वह न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारण करने एवं पुनः निर्धारण करने में समुचित सरकार को परामर्श प्रदान करना होता है। तो ये समुचित सरकार को मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण करने तथा पुनः निर्धारण करने तथा दरों में संशोधन करने तथा अधिनियम से संबंधित अन्य विषयों पर समुचित सरकार को परामर्श प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करते हैं। थैंक यू।